तो क्या हाल है बच्चों, आज हम आ गए हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर लेके, जो कि बेस्ड होगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के ऊपर। इससे पहले हमने बात करी थी आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में। आज हम बात करेंगे इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में। तो हेडिंग लगा लीजिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है? मान लो ये कोई इलेक्ट्रॉन है, सॉरी ये कोई हमारा एटम है और यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है और ये एटम इस इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है। यहाँ पर इसने इलेक्ट्रॉन को गेन करा और इसे गेन करने के बाद जो एनर्जी रिलीज होगी वही होती है हमारी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसने एनर्जी रिलीज क्यों करी? भाई इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। जैसे मान लो घर पे कोई गेस्ट आया है तो हमें क्या उम्मीद रहती है गेस्ट के आने से कि वो जाएगा तो हमें कुछ पैसे देकर चला जाएगा, 2-4 रुपए। और हम क्या करते हैं, जैसे ही हमें वो पैसे मिल जाते हैं हम इधर उधर घूमना स्टार्ट कर देंगे, आवारागर्दी करेंगे, कहीं जाएंगे, दुकान पे जाएंगे, कहीं इधर उधर दोस्तों के साथ निकल जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, हम अपनी खुशी को एक्सप्रेस करते हैं और जैसे ही हमारी वो सारी एनर्जी अंदर की निकल जाएगी हम स्टेबल हो जाएंगे। सेम होता है इलेक्ट्रॉन के साथ। जैसे ही इलेक्ट्रॉन गेन करता है ये अपनी सारी एनर्जी को रिलीज करता है, एनर्जी को रिलीज करेगा एक खुशी की फॉर्म में, और उसी एनर्जी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद जो एंथैल्पी निकली, एंथैल्पी मतलब एनर्जी, दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जरूरी नहीं है कि हर बार ये इलेक्ट्रॉन को गेन करने पर एनर्जी रिलीज करे। ऐसा भी होता है कि इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करता, हमें इसे एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, जिसे हम बोलते हैं एंडोथर्मिक। यहां पर एनर्जी रिलीज हुई है मतलब ये कैसा है, ये है एक्सोथर्मिक। दिस इज एक्सोथर्मिक। कुछ केसेस होते हैं जहां पर हमें एनर्जी देनी पड़ती है तब जाके इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो उसकी डेफिनेशन क्या होगी? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड और रिलीज्ड by gain an electron is called electron gain enthalpy। कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसे गेन करवाने के लिए इलेक्ट्रॉन, समझना कभी कभी एनर्जी देनी भी पड़ती है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू गेन इलेक्ट्रॉन या द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड बाय गेन एन इलेक्ट्रॉन। तो जो भी हो गया, एनर्जी रिक्वायर्ड हो या एनर्जी रिलीज करे, कुछ भी हो, दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और यहीं से एक नई टर्म आती है, दैट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब होता है, एफिनिटी का मतलब होता है चाहत, किसी के प्रति कोई अफेक्शन, बस। अब क्या होगा, इस टाइम जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना चाहता है, इसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, बस। यहां पर एनर्जी का कोई लेना देना नहीं होता। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड और रिलीज्ड बाय गेन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, यहां पर एनर्जी का कोई लेना देना नहीं है। द इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। उसने वो एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, जितना जैसा मतलब जैसी उसकी एफिनिटी थी, जैसी उसकी चाहत थी, उसने वो काम कर लिया। उसे एक्सेप्ट करना था, उसने एक्सेप्ट कर लिया। उसे एक्सेप्ट नहीं करना, उसे एक्सेप्ट नहीं किया। सिंपल सी लाइन होती है। इसका मतलब ये होता है कि डेल्टा, इसको हम डिनोट करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को डेल्टा HEG। और ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में मेजर कर सकते हो या किलो जूल पर मोल में मेजर कर सकते हो। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 10⁻⁻19 जूल और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम इज इक्वल टू 96 किलो जूल पर मोल। सेम आपका एफिनिटी के लिए होता है, सेम आपका आयोनाइजेशन एंथैल्पी के लिए होता है। यहां से ये निकल के आता है कि डेल्टा EG इज नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अगर गेन एंथैल्पी नेगेटिव है तो एफिनिटी पॉजिटिव होगा, और अगर गेन एंथैल्पी पॉजिटिव है एफिनिटी नेगेटिव होगा। इसको समझते हैं कैसे, ये मतलब नेगेटिव पॉजिटिव कैसे है। मान लो कोई हमारे पास एटम है,
हमने उसको इलेक्ट्रॉन गेन करवाया और उस पर आ गया A-। अभी क्या ये एनर्जी को रिलीज करेगा क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, तो डेल्टा HEG क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि इसने एनर्जी रिलीज करी है। लेकिन अगर यहां पर हम एफिनिटी की बात करें, एफिनिटी का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता था, जैसा इसने चाहा वैसा हो गया, क्या इसने एनर्जी का कोई लेना देना नहीं है। मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, पॉजिटिव, जैसा उसकी डिजायर थी वैसा उसने कर लिया, एनर्जी का कोई लेना देना नहीं है। अब दोबारा से अगर इसे माइनस को उठाया जाए, अब यहां से एक इलेक्ट्रॉन गेन करवाया 2-, अब बताओ उसका डेल्टा ईजी कैसा होगा। इस बार इसका डेल्टा ईजी पॉजिटिव होगा क्योंकि ऑलरेडी नेगेटिव है, और नेगेटिव नेगेटिव क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो इस बार ये इलेक्ट्रॉन इजीली गेन नहीं करेगा, उल्टा ये इसको रिपेल करेगा। इन दोनों में क्या होगा, इन दोनों में होगा इस बार रिपल्शन। तो इस रिपल्शन की वजह से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा और हमें इसे एनर्जी देनी पड़ेगी, तो डेल्टा ईजी इस बार पॉजिटिव। अब ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना नहीं चाह रहा, सिंपल सी लाइन, यहां पर एफिनिटी क्या हो जाएगी, नेगेटिव, क्योंकि जो ये चाह रहा है वो क्या है, वो ये इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं करना चाहता, हम जबरदस्ती एनर्जी देके गेन करवा रहे हैं, तो एफिनिटी क्या हो जाएगी इस बार, नेगेटिव। ये होता है एग्जैक्ट फॉर्मूला लिखने का तरीका एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को। अगर एक चीज पॉजिटिव है तो दूसरी हमेशा नेगेटिव आती है, इसको जरा नोट कर लें। हो गया, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मान लो इस पे क्वेश्चन आ गया एक, उन्होंने बोल दिया कोई हमारे पास एटम है, इलेक्ट्रॉन गेन करा और उसका जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है दैट इज 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक और इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद इस बार जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है दैट इज -12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये दे दिया EA, इसे 1 मान लो, इसे 2 मान लो, EA1 EA2 इज इक्वल टू लेस देन 0, और वो दिख भी रहा है यहाँ से, EA1 10 है, EA2 -12 है, दोनों को क्या करोगे, ऐड करोगे, -2 बचेगा, लेस देन 0। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, ग्रेटर देन 0, लेस देन 0, इक्वल टू 0, या ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पॉज करके वीडियो को ट्राई करें। हो गया, तो देखो अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव है, लेस देन 0 है, तो गेन एंथैल्पी क्या होगा, इसका अपोजिट होगा, ग्रेटर देन 0। ऑप्शन ए इज करेक्ट, इसको नोट कर लें। हो गया, आगे बढ़े। जो हमारा एग्जैक्ट फॉर्मूला होता है ना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का जो एग्जैक्ट फॉर्मूला है वो होता है बुक के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी -5/2 RT। ये MCQ में आ सकता है, तो इस फॉर्मूले को दिमाग में रखें, नोट करें। चलिए अब हम आगे बात करते हैं इसके ट्रेंड की। अगर हम लेफ्ट टू राइट की बात करें तो बहुत बार डिस्कस हो चुका है कि लेफ्ट टू राइट जाने पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, जिससे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। अब अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। अब वो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा गेन करना चाहेगा, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज हो जाती है। अगर हम बात करें टॉप टू बॉटम, अब नीचे जाने पे क्या होता है, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ जाते हैं। नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाएगा, इससे वो इलेक्ट्रॉन इजीली गेन नहीं कर पाएगा, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाती है। ये ट्रेंड को याद रखें। इसके बाद इसकी कुछ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज से पहले कुछ फैक्टर अफेक्टिंग
इतना लिख लो बस, फैक्टर अफेक्टिंग। पहला जो फैक्टर होता है दैट इज साइज ऑफ एटम। साइज ऑफ एटम जितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी कम होगी, क्योंकि साइज ऑफ एटम के बढ़ने से क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो गया तो वो इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा। दूसरा होता है इसका न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियस पे चार्ज जितना ज़्यादा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही ज़्यादा, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी उतनी ज़्यादा। दोनों फैक्टर हर चीज़ में कॉमन आ रहे हैं हमारे। थर्ड जो उसका फैक्टर है दैट इज हाइब्रिडाइजेशन। अगर हाइब्रिडाइजेशन लास्ट टाइम की तरह आपके पास अगर हाफ फिल्ड है, कंप्लीटली फिल्ड है, हाफ फिल्ड, कंप्लीटली फिल्ड, और सेम है एफ के साथ, तो ये सब जानते हैं ये वाली जो कॉन्फ़िगरेशन होती है डेट इज हाईली स्टेबल। अब ना तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहती है ना ये इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहती है, तो इसकी भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत कम होती है। इनको नोट कर लें, फिर कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं। हो गया, चलिए तो चलिए अब चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ। अगर मैं एक पीरियड की बात करूं, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है इसकी, 2s1, 2s2, 2p1, 2p2, 3, 2p4, 2p5 एंड 2p6। अब लेफ्ट टू राइट जाने पे ट्रेंड क्या होता है, ट्रेंड होता है कि इधर की साइड एफिनिटी बढ़ती है, तो सबसे ज़्यादा ऐसे होनी चाहिए, पर एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। ज़रा देखो, ये वाला फुली फिल्ड है, ये वाला हाफ फिल्ड है, और ये वाला भी फुली फिल्ड है, तो ये हाईली स्टेबल हो गए, हाईली स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। अब नए इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भी गेन नहीं करना चाहेंगे, इसलिए नियॉन की एफिनिटी सबसे कम हो जाती है, फिर नाइट्रोजन, और फिर बेरिलियम। इसके बाद ट्रेंड सेम चलता है, लिथियम, बोरोन, कार्बन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, सेम चलता है आपका। इसके बाद जो पीरियड आता है मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सेम उसमें चलता है। एक चीज याद रखना, जो हमारे ग्रुप 2 के होते हैं, पहले इससे पहले ये देखो जो नियॉन है ना, ये होता है, इनकी तो अप्रॉक्स नियरली जीरो ही होती है, नियरली जीरो। नाइट्रोजन हो गया, या फिर जो हमारे ग्रुप 2 के होते हैं, जो हमारे ग्रुप 2 के होते हैं जिनकी कॉन्फ़िगरेशन NH2 होती है, कभी कभी तो इनकी एंडोथर्मिक भी हो जाती है, मतलब हमें एनर्जी देनी भी पड़ सकती है इलेक्ट्रॉन को गेन करवाने के लिए। ऐसा नहीं अपने आप गेन कर लेंगे, एनर्जी देनी पड़ती है। जो हमारी नोबल गैसेस होती हैं, नोबल गैस आगे आ गई ना, तो नोबल गैसेस की भी क्या होती है, एंडोथर्मिक होती है। नाइट्रोजन की भी सेम होती है, नाइट्रोजन भी इसी कैटेगरी में आता है, एंडो की कैटेगरी में ही। तो ये कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, इनको दिमाग में रखना, क्वेश्चंस हमेशा एक्सेप्शंस पे आते हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन कभी नहीं आने वाले कि पीरियड में कैसे होगा, ग्रुप में कैसे होगा, हमेशा एक्सेप्शंस पे क्वेश्चन आते हैं। इसको जरा नोट करें। चलो और क्वेश्चन करते हैं इसके थोड़े से। जैसे ग्रुप 16 ऑक्सीजन फैमिली होती है, तो नीचे जाने पे क्या होता है, एफिनिटी कम होती है क्योंकि साइज बढ़ता जा रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, तो सबसे ज़्यादा होनी चाहिए ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम और इन सब की। लेकिन एक्चुअली में होता नहीं है। ट्रेंड क्या होता है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की एफिनिटी सबसे कम हो जाती है। रीज़न इसका ये होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव तो है नेचर में, तो इलेक्ट्रॉन तो गेन करेगा, बट इसका साइज बहुत छोटा होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद इसमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन हो जाता है, और इसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल भी नहीं होता, इसके पास जगह भी नहीं होती रखने के लिए, तो इसलिए इसकी एफिनिटी सबसे कम हो जाती है। रीज़न लिख लो, नो
वैकेंट डी ऑर्बिटल, तो इसलिए क्या हो जाता है इसमें, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन हो जाता है, इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम हो जाती है। अगर मैं ग्रुप 17 की तरफ आऊं, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो सबसे ज़्यादा होनी चाहिए फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन, बट इसमें भी ऐसा नहीं होता, क्लोरीन की फ्लोरीन से ज़्यादा हो जाती है। इसका रीज़न भी क्या होता है, क्योंकि फ्लोरीन का साइज भी क्या होता है, इसके पास कोई वैकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं होता, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन यहाँ पर हो जाता है। तो इन दो के एक्सेप्शंस को हमेशा याद रखना। इस पे क्वेश्चन कैसे आता है वो पूछ लेंगे कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के ऑर्डर में अरेंज करो, किसकी सबसे ज़्यादा होगी, ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन, फ्लोरीन। तो एक चीज़ याद रखना, 17 की हमेशा 16 से ज़्यादा होती है। ये दोनों हो गए आपके 17 के, ये दोनों हो गए आपके 16 के, तो इनकी तो इनसे ज़्यादा होने वाली है। अब देखना इन दोनों में से सबसे कम किसकी होगी, तो ऑक्सीजन की सबसे कम, फिर सल्फर, इन दोनों में फ्लोरीन एंड देन क्लोरीन। ठीक है, इसे नोट कर लो। हो गया, चलो बहुत बढ़िया। अब मान लो एक क्वेश्चन आ गया, विच इज मोर स्टेबल, कौन ज्यादा स्टेबल है, लिथियम और बोरोन। बताओ, लिथियम का जो एटॉमिक नंबर होता है कितना होता है, 3, बोरोन का कितना होता है, 5। कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी इसकी, 1s2 2s2, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिया। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s2 2s2 2p1 सॉरी 2p2, 5 पर एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। अब ये वाली जो कॉन्फ़िगरेशन है ये फुली फिल्ड है, तो उसका मतलब लिथियम क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा। अगर यहीं पर अगला क्वेश्चन आ जाता, इन्हीं में से वो तुमसे पूछ लेता, विच वन हैव हायर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो हायर एफिनिटी किसकी होगी, कौन इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा, ये तो बिल्कुल भी गेन नहीं करना चाहेगा क्योंकि ऑलरेडी स्टेबल है। बेरिलियम क्या करना चाहेगा, सॉरी बोरोन क्या करना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है, ना तो हाफ फिल्ड है ना कंप्लीटली फिल्ड है, तो इस केस में दिस इज ज्यादा। इसको नोट कर ले, हो गया, चलो। तो बच्चों आज के लेक्चर में इतने रखते हैं। अगला लेक्चर जो हमारा आएगा वो आएगा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पे, और वो हमारा लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर का। अगर किसी ने हमारे बाकी के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो, आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। और तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल पे केमोफोबिया।